हेलो, नमस्कार। हेलो 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 हेलो। हाँ, एक मिनट। नमस्कार। मैं आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के फेसबुक लाइव पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आप लोगों के सम्मुख अपने विचार रखने का अवसर दिया। इस विश्वव्यापी आपदा के समय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय छात्रों के लिए व्याख्यान माला आयोजित करा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वान विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान कराए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय लगातार अपने छात्रों के साथ संवाद बनाए हुए है। इसके लिए मैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी को व्यक्तिगत उनके प्रयास के लिए उनको बधाई देता हूँ और इसके लिए उनके जो अभिनव प्रयास के लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वविद्यालय देश के और दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालय की श्रेणी में स्थापित करने के लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो विषय है वो भारत में संसदीय प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली है। प्रत्येक नागरिक के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके देश की शासन व्यवस्था क्या है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है। हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के निकाय में निहित है, जिसे संसद कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवहार में अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की जो संसद है वो संवैधानिक आस्थाओं का प्रतीक है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है और ये हमारी 130 करोड़ लोगों की महत्वाकांक्षा और अभिलाषा का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर के संसद कहलाती है। संसद का जो पहला सदन होता है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं। जबकि राज्यसभा द्वितीय सदन, उच्च सदन और राज्यों का सदन भी हम इसको कहते हैं। भारतीय संसद को वह धुरी है जो कि देश की जो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था की नींव है और संसद का जो काम होता है, मुख्यतः इसका काम होता है कानून बनाना और राष्ट्रीय महत्व के जो मसले हैं उन पे सार्थक चर्चा कराना और सरकार पर निगरानी रखना और जानकारियां प्राप्त करना, ये उसका मुख्य काम होता है। सरकार को उत्तरदायित्व रखने के लिए संसद अकेले काम नहीं करती है, बल्कि संसद में बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, जो कि सरकार के कामों पर निगरानी रखती है, उसको सतर्क करती है और ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें जितने भी राजनीतिक दल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है और स्पीकर के द्वारा ये कमेटियां गठित की जाती हैं, इसके जो कन्वीनर वगैरह होते हैं और ये बहुत ठोस काम करते हैं और बड़े राजनीति से ऊपर उठ कर के काम करते हैं।
जैसे कि पीएसी है, जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, बहुत सारी महत्वपूर्ण कमेटीज हैं जिनके द्वारा संसद की जो विशेषकर जो कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद, उस पर निगरानी रखती है। अगर हम देखें संसदीय प्रक्रिया में हमारे संविधान में अनुच्छेद 118 में पूरी व्यवस्था की गई है कि संसद के जो दोनों सदन हैं वो अपने कार्रवाई के लिए, सदन की कार्रवाई को संचालित करने के लिए समय समय पे वो कानून बनाएं और वो कार्य संचालन के लिए अपने नियम बनाएं। इन दोनों हाउस का अपना अपना सचिवालय होता है, लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, और ये पूरे सचिवालय के जो नियम होते हैं वो दोनों सदन इसके स्वामी होते हैं अपने प्रक्रिया का संचालन करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोकसभा की, जो कि लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसका मैप हार्वर्ड बेकर के द्वारा तैयार किया गया था और ये 4800 स्क्वायर फुट पर निर्मित है। और लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो स्पीकर होता है। जो पहला, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें पहला काम होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका काम होता है सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदन को अनुशासन बनाए रखना, संसद के भीतर जो सदस्य हैं उनको बोलने की अनुमति देना। और इसका पद गरिमा का पद है, प्रतिष्ठा का पद है, सम्मान का पद है। और संसदीय मामलों में स्पीकर का फैसला अंतिम होता है। और अगर हम देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो पद हैं उसके बाद वरीयता क्रम में स्पीकर का पद आता है। स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पर जब किसी प्रस्ताव पे, किसी विधेयक पे अगर बराबर मतदान होता है तो इसको निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है। और स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक साधारण होगा या कौन सा विधेयक मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा। और इसको सहायता करने के लिए हाउस में एक सेक्रेटरी जनरल होता है, महासचिव होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है महासचिव का। और संसदीय प्रथाओं और परंपराओं का ये रक्षक होता है, या ये कहें कि ये लोकसभा का कस्टोडियन होता है, जो एक सलाहकार होता है स्पीकर का। समय समय पे जो कार्रवाई का सदन के भीतर उसकी पूरी जो सलाह देने का काम है। इवन कि जो अन्य सदस्य होते हैं उनको भी वो सलाह दे सकते हैं महासचिव। और महासचिव वहीं के जो अधिकारी होते हैं, विभागीय अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उनमें से ही उनका चयन होता है। और कभी कभी जो सिविल सेवा के लोग हैं उनको भी महासचिव नियुक्त किया जाता है। और महासचिव के साथ एक टेबल ऑफ द हाउस होती है जिसमें सीनियर अधिकारी होते हैं जो कि महासचिव को भी सहायता पहुंचाते हैं। और लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा की जो स्पीकर की जो चेयर होती है उस चेयर के दाईं तरफ ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष होता है और बाईं तरफ विपक्ष होता है। और स्पीकर की चेयर के ठीक ऊपर प्रेस गैलरी होती है और बाईं तरफ, स्पीकर के चेयर के बाईं तरफ ऊपर राज्यसभा गैलरी होती है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के भीतर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर उनको लोकसभा की कार्रवाई देखनी होती है तो राज्यसभा के बॉक्स से वो सदन की कार्रवाई देख सकते हैं। और स्पीकर के दाईं ओर वीआईपी गैलरी होती है, सामने पब्लिक गैलरी होती है। और सदन में हमेशा जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें कोरम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरम कितना होना चाहिए। तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि 1/10 हिस्सा सदस्यों का, कम से कम 1/10 मेंबर्स जब मौजूद होंगे तब सदन की। और ये नियमित जब भी कोई कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें पहले कोरम देखा जाता है कि कोरम पूरा है कि नहीं। जैसे ही कोरम पूरा होता है तभी स्पीकर सदन की कार्रवाई शुरू करते हैं। और सदन में बोलने के लिए केवल 2 भाषाएं हैं, जिसमें कि 2 भाषाएं, सुनने के लिए 2 भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी और हिंदी है। बोलने के लिए भी अक्सर 2 भाषाएं हैं। लेकिन
हमारे संविधान के आर्टिकल 120 में कोई सदस्य अपने मातृभाषा में अपने विचार, अपना भाषण, अपनी अभिव्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, तो वो स्पीकर से अनुमति लेकर के अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। तो इस तरह की सुविधा भी है, लेकिन सुनने के लिए केवल दो ही लैंग्वेज हैं, हिंदी और अंग्रेजी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सदस्य उड़िया में बोल रहा हो और वो उसका बंगाली में सुन ले। तो ये दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में ही सुन सकता है। इसके अलावा वहाँ पे जो मतदान की जो प्रोसेस है हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, अधिकांशतया जब भी कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक पे चर्चा होने के बाद जब मतदान होता है, तो सामान्यतः मतदान ध्वनिमत से होता है। और ध्वनिमत को अगर कोई सदस्य चैलेंज करता है, चुनौती देता है, तब सदन में एक ऑटोमेटिक वोटर रिकॉर्डर होता है, जिसके द्वारा वोट को रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें ये एक प्रक्रिया होती है कि स्पीकर महासचिव को निर्देशित करते हैं और महासचिव उसकी व्यवस्था करते हैं, और इसमें पूरे सदन लगभग 3.5 मिनट तक लगातार घंटियां बजती हैं। ये जब भी लगातार घंटियां अगर बज रही होती हैं, वो घंटियां लॉबी और कॉफ़ी हाउस और लाइब्रेरी सब तक उसकी आवाज़ जाती है। इसका मतलब होता है कि लोकसभा में मत विभाजन होने वाला है, और जब रुक रुक करके घंटियां बजती हैं, इसका मतलब होता है कि राज्यसभा में मत विभाजन होने वाला है। जैसी जो ये ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर है, इसके माध्यम से जब मतदान होता है, तो जैसी घंटियां बंद हो जाती हैं, उसके बाद सारे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई भी सदस्य जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता है, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता है, और उसके बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रत्येक सदस्य को अपनी सीट, जो सीट आवंटित की जाती है, उस सीट पे उसको बैठना होता है। और सीट पे ये भी एक नियम है, लोकसभा का नियम है 367 में इसका पूरा विवरण दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि इसमें प्रत्येक सदस्य अपनी सीट पे बैठेगा, और सीट में उसके एक बटन का एक सेट होता है, जिसमें पुश बटन होते हैं, 3 बटन इसमें होते हैं। अगर सदस्य उस विधेयक के या उस प्रस्ताव के पक्ष में अगर मतदान कर रहा है, तो उसको एक रेड बटन, जो कि सामने एक बोर्ड होता है, उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है। अगर वो हाँ कह रहा है तो हरी बत्ती जल जाती है, और अगर वो उसके विपक्ष में, उसके अगेंस्ट अगर वोट कर रहा है, तो फिर लाल बत्ती जल जाती है, रेड बटन, दूसरा बटन दबाना पड़ता है। और अगर सदन में वो उपस्थित है और मतदान नहीं करना चाहता है, मत में हिस्सा नहीं लेना चाहता, अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाहता, एब्सटेंट करना चाहता है, तब वो उसको दबाता है, और जो सामने जो बोर्ड है उसमें पीली बत्ती जलती है। और जब ये सारा जैसे ये ख़त्म हो जाता है, तो उसका पूरा चार्ट सेक्रेटरी जनरल के टेबल में होता है, जिसको पूरा उसका अवलोकन किया जाता है, और उसके अवलोकन के बाद पूरी परिणाम की घोषणा माननीय स्पीकर के द्वारा किया जाता है। कभी कभी जो ये ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर होता है, ये कभी ख़राब हो जाता है, तो फिर हमारे सदन में एक व्यवस्था होती है कि स्लिप्स के द्वारा, पर्चियों के द्वारा भी मतदान करता है। इसमें वहाँ के जो लिपिक होते हैं, उनके द्वारा सारे सदस्यों को स्लिप्स बांटी जाती हैं। अगर कोई सदस्य उसके पक्ष में वोट डालना चाहता है, तो उसको ग्रीन पर्ची दी जाती है, ग्रीन, जिसके दोनों तरफ लिखा होता है, हिंदी में हाँ लिखा होता है, अंग्रेजी में यस लिखा होता है। तो सदस्य को अपना नाम, अपने सिग्नेचर, अपने डेट और मत विभाजन की संख्या उसमें डालनी होती है। यदि अगर सदस्य उसके विपक्ष में डालता है, तो उसको एक लाल पर्ची होती है, लाल स्लिप होती है, उसमें सिग्नेचर करने होते हैं। यदि सदस्य अब्सटेन करना चाहता है, पीली येलो स्लिप्स होती हैं, पीली पर्ची होती है, उसमें उसको साइन करके वो फिर एकत्रित की जाती है, और उसको फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम स्पीकर के द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये संसद की जो कार्रवाई है, इस सारी कार्रवाई का
पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर कार्रवाई का वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन करने से कोई भी सदस्य आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि सदन की कार्रवाई, चूँकि सदन का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सदन अगर कुछ देर के लिए स्थगित हो जाता है या किसी कारणवश अगर स्थगित करना पड़ता है तो उससे बहुत नुकसान, देश को नुकसान होता है, और बहुत सारे जो विकास के मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं। एक अभी 2012 में यूपीए सरकार में एक सूचना दी गई, सदन के पटल पे एक सूचना रखी गई थी जिसमें कहा गया था कि संसद के 1 मिनट पर लगभग 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, और सदन के कार्रवाई का जो 1 घंटा होता है उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, और पूरे सदन की जो कार्रवाई है, पूरे दिन की, एक दिन की कार्रवाई, उसमें लगभग 9 करोड़ रुपया खर्च आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सदन कितना महत्वपूर्ण है, और अगर उसमें व्यवधान पैदा हो जाता है या बाधित हो जाती है सदन, तो कितना नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में ये भी महत्वपूर्ण है, संसदीय व्यवस्था में प्रतिपक्ष जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, उतनी ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होगी। लेकिन बहुत बार देखा गया कि बिना मुद्दे के या बिना किसी तथ्यों के बहुत बार सदन में हंगामा हो जाता है, सदन स्थगित करना पड़ता है। तो इसके लिए विपक्ष को भी एक निश्चित भूमिका का उसे निर्वहन करना चाहिए। सदन में जो कार्रवाई जब शुरू होती है तो सदन की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा की कार्रवाई का जो 11 से 12 बजे का जो 1 घंटे का जो समय होता है, ये संसद के सदस्यों को जो लोक महत्व के मामले पर सरकार के विभिन्न जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ये अधिकार उनका संसदीय अधिकार है। और जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे सरकार और प्रशासन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है, क्योंकि संसदीय प्रश्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संसद प्रशासन की पर निगरानी रहती है, सर्विलांस रखती है, और संसदीय प्रश्नों द्वारा प्रशासन के सभी पहलुओं की छानबीन की जाती है। और के माध्यम से मैंने शुरू कहा कि कार्यपालिका व्यवस्था को नियंत्रित करती है। तो ये नियंत्रण का सबसे अच्छा माध्यम है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना दिलचस्प होता है इस कार्रवाई का, कि जब प्रश्नकाल होता है तो उस समय पब्लिक गैलरी है, प्रेस गैलरी है, वो खचाखच भरी रहती है, और जो नए सदस्य होते हैं उनको भी बड़ा उत्साह रहता है। हम सब लोग जानते हैं, या हमको जो दिखाया जाता है कि केवल सदन में हंगामा होता है, ये भी सच नहीं है। क्योंकि जो नए सांसद होते हैं, युवा सांसद होते हैं, चुने जाते हैं, तो वो अपने प्रश्न को एडमिट करने के लिए, क्योंकि 10 बजे से पहले महासचिव के पास अपने प्रश्न की तारांकित प्रश्न देने होते हैं, तो उसके लिए वो खड़े रहते हैं, और उनका जो सवाल अगर एडमिट हो जाता है तो उनको एक बहुत उत्साह रहता है कि सदन में उनको अपना प्रश्न पूछना है, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं। और चूँकि आज लाइव टेलीकास्ट होता है तो उनको ये भी उत्साह होता है कि जब मैं अपने क्षेत्र का प्रश्न पूछूंगा, निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न रखूंगा, तो मेरे क्षेत्रवासी भी इसको देखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ अब प्रश्न 3 तरह से होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, जिसमें एक स्टार लगा होता है। तारांकित प्रश्न में प्रश्न का जवाब सदन में उनके द्वारा मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है, और जिस सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसको कम से कम 2 पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है, और मौका दे सकता है। और ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं, स्टार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, ये लोकसभा में लगभग एक दिन में 20 सवाल होते हैं, और राज्यसभा में 15 सवाल होते हैं। तो ये जो 20 सवाल होते हैं, तारांकित जो प्रश्न होते हैं, वहाँ पे भी उनका जो उनको टाइप किया जाता है या उनको छाप दिया जाता है, उसके एक ग्रीन पेपर होता है, होता है,
और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं जिसको हम अनस्टाल्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जिसका उत्तर मंत्री के द्वारा लिखित रूप से सदन के पटल पे रखा जाता है या सदस्य को पहुंचाया जाता है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और तारांकित प्रश्न भी लगभग 230 लोकसभा में रखे जाते हैं और राज्यसभा में 160, वो भी सूचीबद्ध व्हाइट पेपर में उनको पब्लिश किया जाता है। तीसरा होता है अल्प सूचना, जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन। अल्प सूचना प्रश्न जिसमें कि कम से कम 10 समय मंत्री को दिया जाता है सवाल पूछने के लिए। और ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है, अगर किसी सदस्य को उसका जवाब तारांकित से उसका जवाब पूरा नहीं मिलता है तो वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में अपना सवाल रखते हैं, सचिव को इसको दिया जाता है। और इसमें मंत्री को कम से कम 10, कभी कभी मंत्री अगर ऐसा देना चाहे तो पहले भी दे सकता है, लेकिन 10 दिन उसको समय दिया जाता है और मंत्री अपना उत्तर सदन के पटल पे रखते हैं। और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है। सवाल उठता है कि ये प्रश्न है कैसे एडमिट होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्नों को एडमिट या उनको गृहीत करने की से पहले, उनको एडमिट करने से पहले पूरी छानबीन की जाती है कि वो सवाल हैं कहीं उनका अगर आंसर गलत तो नहीं निकलता, परिणाम क्या होंगे, इसकी पूरी छानबीन की जाती है। और सवाल के लिए भी अधिकतम 150 शब्द इसमें होने चाहिए। और ये जब स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसकी पूरी छानबीन करने के बाद ही इनको छापा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सवाल होते हैं सामान्यतः हम जानते हैं कि सवाल केवल सरकार से पूछे जाते हैं। कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन हैं, जो संसद हैं, सदस्य, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं यदि वो सवाल उनके विधेयक से संबंधित हो। कभी कभी जो निजी विधेयक रखा जाता है या उनके संकल्प से संबंधित होता है तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और न ही ये शॉर्ट नोटिस में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए इसका एक समूह बनाया जाता है, ABCD 5 ग्रुप में इसको बांटा जाता है। जिस दिन लोकसभा के में गृहमंत्री का सवाल होता है उस दिन सभा में होता है। तो इस तरह से इसको पूरा समूह के तौर पे इसको बांट दिया जाता है। और मंत्री एक सदन से दूसरे सदन में जा सकते हैं, लेकिन जो केवल मेंबर्स होते हैं, MPs होते हैं, वो एक सदन से दूसरे सदन में नहीं जाते। जैसे मैंने पहले बताया कि लोकसभा की कार्रवाई अगर उनको देखनी है तो राज्यसभा गैलरी से देख सकते हैं। वैसे राज्यसभा की कार्रवाई अगर लोकसभा सदस्य को देखनी होती है तो राज्यसभा में भी ऊपर एक लोकसभा गैलरी होती है, वहाँ से वो राज्यसभा की कार्रवाई को देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद एक प्रश्नकाल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जाता है शून्यकाल, जिसको हम 0 आवर कहते हैं। और ये 0 आवर की परंपरा हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 1960-70 के दशक से ये शुरुआत इसकी हुई है शून्यकाल की। शून्यकाल का मतलब होता है जिसमें पहले से कोई एजेंडा नहीं होता है या पूर्व सूचना से नहीं पूछा जाता है। ये तात्कालिक मुद्दों पे और ज्वलनशील मुद्दों पे सदस्य खड़े हो जाते हैं और स्पीकर को निर्णय लेना होता है कि किस सदस्य को वो अनुमति देते हैं। तो शून्यकाल लगभग 1 घंटे का होता है, कभी ये 45 मिनट होता है, कभी 40 मिनट होता है, डिपेंड करता है कि स्पीकर कितना समय देते हैं। तो ये शून्यकाल हमारे लोकसभा में 12 बजे से और राज्यसभा में भी पहले 12 बजे शुरू होता था, लेकिन अभी 2014 में ये इसमें बदलाव, जैसे मैंने बताया कि दोनों सदनों को अपने नियमावली बनाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी, लोकसभा की राज्यसभा की प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए वो पूरा आधार है। तो राज्यसभा में 2014 में उसकी एक कमेटी है, जनरल पर्पज कमेटी राज्यसभा की, उसने एक रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन में अब शून्यकाल सुबह 11 बजे से होता है राज्यसभा में। उस समय हामिद अंसारी सभापति थे। अब राज्यसभा में 11 बजे से शुरू होती है शून्यकाल की कार्रवाई और लोकसभा में 12 बजे से होती है।
जैसे मैंने देखा कि बदलाव आए हैं इस दौरान। एनडीए सरकार में पहले भी बजट पहले शाम को 5 बजे रखा जाता था, फिर 11 बजे रखा गया, सुबह 11 बजे लोकसभा रखा गया। इस तरह के बदलाव समय समय पे किए जाते हैं। यहाँ पे जब प्रश्न सुनने के बाद एक आधे घंटे की चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आधे घंटे की चर्चा में जो सदस्य होते हैं उनको जब सुनने का मौका नहीं मिलता है या प्रश्नकाल के दौरान उनके सवाल एडमिट नहीं हो पाते हैं, तब वो आधे घंटे की, या अगर उनको उत्तर मिल भी गया तो वो उस उत्तर से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, मंत्री के जवाब से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो तब आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था भी हमारे संविधान में है। और हमारे यहाँ पे खास करके यहाँ पे 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, दोनों हाउस में ये व्यवस्था है आधे घंटे की चर्चा के लिए। इससे सदस्य को लिखित रूप देना होता है, और अगर उसका ये एडमिट अगर हो जाए, अगर उसको अनुमति देता है, तो जिस दिन वो सवाल पूछना चाहता है 3 दिन पहले उसको नोटिस देना होता है और इसके सवाल को एडमिट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। हाफ एन आवर डिस्कशन में सामने जब विधायी कार्य पूर्ण होते हैं तो शाम को 5 बजे इसको समय दिया जाता है और 3 दिन का समय आवंटित किया जाता है, जहाँ पे सदस्य इसमें हिस्सा ले अपना प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री को उत्तर देना होता है, लेकिन इसमें कोई मतदान नहीं होता है। इसलिए सरकार भी आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार रहती है। संसद में बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले उठाए जाते हैं। इसमें उसकी प्रक्रिया अलग अलग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में ही उठाए जाते हैं और अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे शुरू में मैंने आपसे बताया कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर जो या मंत्रिपरिषद पर किस तरह से संसद नियंत्रण रखती है, तो नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे डिवाइस है, बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। प्रश्नों का उत्तर आते आते 10 दिन कम से कम लग जाता है प्रश्नकाल में जो सवाल होते हैं उनका उत्तर। लेकिन कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है, कोई बड़ी घटना इस दौरान घट जाती है, अचानक कोई इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है और जिसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए या अवलंबनीय लोक महत्व का मामला है उसको उठाने की आवश्यकता है सदन में, तो एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है और स्थगन प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि अगर स्थगन प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है तो पहले यह है कि स्थगन प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार से संबंधित नहीं होना चाहिए, न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए और ये लोक महत्व का होना चाहिए। बहुत ही इसमें इसका जो आधार है तथ्यात्मक होना चाहिए, लोक महत्व का, पब्लिक इम्पोर्टेंस इसको तभी इसको एडमिट किया जाता है। और इसलिए सामान्यतः क्योंकि स्थगन प्रस्ताव मतलब होता है कि सरकार की जो पहले से एजेंडा तैयार किया उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए और इस पर चर्चा की जाए। इसके लिए अक्सर सरकार भी तैयार नहीं होती है कि इस पर मतदान भी होता है। और ये जो स्थगन प्रस्ताव होता है ये केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। और ये कार्रवाई सदन की कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे पहले रखा जाता है। 10 बजे से पहले महासचिव को इसकी सूचना देनी होती है और जब स्पीकर को लगता है ये सूचना जो है ये नियमानुसार है तब संबंधित सदस्य को कहते हैं कि आप सदन से अनुमति लीजिए। तो फिर वो सदस्य सदन से अनुमति लेता है और सदन में कम से कम 50 लोग जब खड़े हो जाते हैं तब ये माना जाता है कि सदन ने अनुमति दे दी है और फिर इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा शुरू हो जाती है तो स्पीकर को भी उस दिन स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। सदन स्थगित करना की शक्ति भी फिर सदन के पास चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव क्योंकि जैसे मैंने बताया कि असाधारण प्रक्रिया है ये और इसके लिए सामान्यतः सरकार भी तैयार नहीं होती है और इस पे जो मतदान होता है
मतदान होता है, ये अलग बात है कि सरकार गिरती नहीं है और इसमें सरकार का निंदा भाव होता है। सरकार का निंदा अगर ये स्वीकृत हो जाता है, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है स्थगन प्रस्ताव, सरकार गिरती तो नहीं है, अपदस्थ तो नहीं होती, लेकिन उसका एक निंदा का भाव होता है। यदि अगर स्थगन प्रस्ताव हो जाता है तो ये तय माना जाता है कि अब सरकार को विश्वास प्रस्ताव से कोई बचा नहीं सकता। इसके बहुत महत्वपूर्ण होता है स्थगन प्रस्ताव सदन में सदस्य लिखित से सुनते होती है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, जिनमें से ध्यानाकर्षण सूचनाएं, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी लाया जाता है। ये ध्यानाकर्षण जो सूचना है, ये आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है, ये भारत के लिए शुरू किया है। ये 1954 में शुरुआत हुई है और ये दोनों हाउस में लाया जा सकता है। सभापति राज्यसभा में और अध्यक्ष स्पीकर की अनुमति के बाद किसी भी लोक महत्व के मामले पे मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसको लाया जाता है। और सामान्यतः इस तरह का जब ध्यानाकर्षण सूचना या प्रस्ताव आता है तो सरकार को भी अपना मौका मिलता है, अपना अवसर मिलता है अपनी बात रखने का। और यहाँ पे जो विपक्ष होता है या सरकार के सदस्यों के द्वारा भी कभी कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है और ये सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और ये जब ये लाया जाता है तो पूरा मंत्री इसके लिए तैयार होते हैं और पूरी सरकार इस पे सरकार गिरती तो नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्ष पूरे तैयारी के साथ सदन में आता है। ये व्यवस्था 1994 से 94 से शुरू हुई है और शुरू में मंत्री इसमें अपना एक वक्तव्य देता है और कभी कभी उस वक्तव्य को सदन की टाली रखा जाता है। इसके अलावा एक शॉर्ट नोटिस डिस्कशन होता है, जो कि लोकसभा का जो रूल 193 है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत चर्चित है, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्पकालीन चर्चा भी लोकसभा में महासचिव के द्वारा महासचिव को इसकी सूचना देनी होती है और सदस्य इसकी सूचना जो है कम से कम दो सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। और सामान्य जो पहला सदस्य होता है, जिसका हक होता है, उसको मौका मिलता है। और ये सामान्यतः 2 मंगलवार और गुरुवार का समय इसमें नियत किया जाता है। और ये जो अल्पकालीन चर्चा है, ये ज्वलंत हुई है और इस पे बहुत बार वैसे तो 1 घंटा चर्चा का समय होता है, लेकिन हम स्पीकर के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, अनंत शक्तियाँ होती हैं, इसका समय भी बढ़ा दिया जाता है। उसमें कई बार बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, इस चर्चा में शामिल हो जाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये जो अल्पकालीन चर्चा है, ये नियम 193 के तहत होती है और इसमें भी सरकार के निंदा का है और नहीं इसमें मतदान होता है, इसमें सरकार भी तैयार होती है और ज्वलंत मुद्दे होते हैं, इसमें उठाए जाते हैं। तीसरा नियम 377 भी एक नियम है, जिसमें कि नियम 377 के अधीन प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है कि नियम 377 जो कि लोकसभा में नियम 377 है और राज्यसभा में विशेष उल्लेख की प्रथा हमारे संविधान कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि न लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं, न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ला जा सकते हैं, न शॉर्ट नोटिस वाले में ला सकते हैं, आधे घंटे के में ला सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 मई 1966 को। एक सांसद थे, उनके साथ किसी पुलिस वाले ने दुर्व्यवहार कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि ये किस में लाया जाए, इसको कैसे कहाँ इसको उठाया जाए। तो इसके लिए एक नियम 377 इसको बनाया गया और 377 में इसमें नियम ये है कि ये सदस्य
इसकी लिखित सूचना महासचिव को दें और महासचिव के द्वारा ये जब ये सूचना आ जाती है तो सदस्य को 1 माह के भीतर सरकार का उत्तर देना पड़ता है, संबंधित मंत्री को उत्तर देना पड़ता है। ये बहुत चर्चित है नियम 377। और नियम 377 में क्या होता है? नियम 377 में सामान्यतः जो सदस्य होते हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनको सामान्यतः इस नियम 377 में उठाते हैं। और ये आजकल बहुत चर्चित हो गया और ये एक दिन में 20 लोगों तक इसमें सदन में बोलने का मौका मिलता है। तो ये दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसको उठाया जाता है। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नियम 377 और ये तमाम प्रस्ताव लाए जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष के पास जो सबसे अंतिम हथियार होता है या उपकरण होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखता है, सरकार पे कैसे नियंत्रण रखता है विपक्ष, वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया जाता है और हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में मंत्री से होती है वो तब तक सत्ता में बनी रहती है जब तक उसका लोकसभा में विश्वास, उसके पास विश्वास प्राप्त होता है। तो पूर्व सूचना पे पहले से इसकी सूचना महासचिव के द्वारा स्पीकर को दी जाती है और इस सूचना में कोई शर्तें नहीं होती हैं और स्पीकर को लगता है कि ये नियमानुसार है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव की अगर वो अनुमति देता है तो इसमें भी वही है कि जिस सदस्य के द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में लगाया उस सदन की अनुमति लेता है। इसमें 50 सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो एक तरह से उसे अनुमति मिल जाती है। और जब अनुमति मिल जाती है तो सरकार को कम से कम 10 दिन के भीतर इसे बहस करानी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है। अगर सरकार चाहे तो पहले भी 10 दिन से पहले भी जवाब दे सकती है। और इसमें एक नियम ये भी है कि जिस सदस्य के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो अगर अनुमति मिल जाती है, जब उसका नाम पुकारा जाता है और जब वो सदन से अनुमति लेता है, एक बार सदन अनुमति दे देता है तो वो सदन की अनुमति लेने का भी उसको अविश्वास प्रस्ताव वो वापस नहीं ले सकता है, फिर वो शक्ति भी सदन के पास चली जाती है। और जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है तो सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आती है। सरकार जो उपलब्धियां हैं, अभी जो उसने जो काम किए हैं, जो पॉलिसी बनाए, जो कानून बनाए हैं देश में, उसके भी तरह से सारे मंत्री तैयार होकर के आते हैं और विपक्षी पूरे सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उसकी आलोचनाएं हैं, उसकी असफलताएं हैं, उनकी जो विफलताएं हैं, जो वायदे सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था फेल हो गई, तमाम मुद्दों के मसले पे सरकार की आलोचना सदन के भीतर की जाती है। और ये पूरी बहस जब चलती है तो जितने सरकार लगाए जाते हैं, अंत में प्रधानमंत्री जी आरोपों का जवाब देते हैं और उनकी कृति होती है और उसके बाद फिर मतदान होता है। और मतदान ध्वनिमत भी हो सकता है और अगर ध्वनिमत को चैलेंज किया जाता है तो फिर वही ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्ड द्वारा मतदान किया जाता है। और अगर मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ता है। कभी कभी सरकार भी विश्वास मत भी लाती है, कभी कभी सरकार विश्वास मत भी सदन में ला सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो लोकसभा में, और ये केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ये तमाम प्रोसेस है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन अब जो संसद का जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की, वो है कानून निर्माण की, विधि निर्माण करना संसद का सबसे प्रमुख काम है। आजकल जो विधि निर्माण है, कानून बनाने का जो काम है, वो कार्यपालिका की पहले कर दिया जाता है क्योंकि सामान्यतः सरकारी विधेयक तैयार किया जाता है, सरकार विधेयक लाती है। और ये सामान्यतः अगर हम देखें मोटे मोटे रूप में वो साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है। साधारण विधेयक को भी अगर हम देखें एक सरकारी विधेयक होता है जो सरकार के द्वारा लाया जाता है। सरकार का विधेयक है तो जिस मंत्रालय द्वारा विधेयक लाया जाता है
उसका पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उस ड्राफ्ट में उसके जो विषय विशेषज्ञ हैं वो विषय विशेषज्ञ उसके तैयारी के साथ उस ड्राफ्ट को तैयार करते हैं और फिर सरकार ये भी देखती है, मंत्रालय ये भी देखता है कि ये विधेयक है, इस विधेयक के राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्या परिणाम हो सके। इसके लिए कभी कभी विधि मंत्रालय भी भेजा जाता है और विधि मंत्रालय कभी विधि मंत्रालय भी पब्लिक डोमेन आम रही दी जाती है और सारा तैयार होने के बाद या भी विभाग के द्वारा इससे परामर्श लिया गया उसके बाद इसको कैबिनेट रखा जाता है और कैबिनेट में जब ये पास हो जाता, कैबिनेट इसको स्वीकृत कर लेती है, तब संबंधित मंत्री के द्वारा ये सदन में लाया जाता है और सदन में इसको पेश करने को कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, जिसको हम कहते हैं प्रथम वाचन। और जब प्रथम वाचन होता है तो सामान्यतः प्रथम वाचन पे कोई मतदान नहीं होता है, लेकिन अगर इसका विरोध होता है, इसका विरोध अगर होता है, इस आधार पर विरोध होता है कि संघ सूची का विषय संवैधानिक नहीं है, तब स्पीकर इसकी अनुमति देता है बहस करने की। उसके बाद ये फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग में जाता है, सदन की पूरा सदन बैठता है और सदन में इस पे पूरी चर्चा होती है, क्लाउज बाय क्लाउज चर्चा होती है, लेकिन सदन इतना बड़ा होता है तो इसमें बहुत बारीकी से इस पे चर्चा नहीं पा सकती है, क्योंकि उसमें कानून बनना है, इसको कमेटीज में भेजा जाता है और कमेटी सेलेक्ट कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समिति होती है और कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होता है तो स्पीकर इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की अलग से समिति बना सकता है, समिति में ये जाता है और वो समिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरू में भी कहा था कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कमेटी में रिप्रेजेंटेशन होता है वो विभिन्न राजनीतियों का होता है और कमेटीज में जो राजनीतिक करके बहस होती है और से एक एक क्लाउज बाई क्लाउज पे चर्चा होती है और इसमें पूरा समिति को बदलाव करने का भी अधिकार है कि वो उस विधेयक में कितना फेरबदल करती है। उसकी पूरी रिकमेंडेशंस के बाद उसको फिर सदन के पटल पे रखा जाता है द्वितीय वाचन में और सदन में सामान्यतः उसकी फिर खंडवार चर्चा होने के बाद उसमें मतदान होता है और मतदान होने के बाद अगर विधेयक पारित हो जाता है फिर ये सदन में थर्ड रीडिंग पे जाता है, तृतीय वाचन इसको कहते हैं और तृतीय वाचन में सामान्यतः जनरल डिस्कशन होता है और क्योंकि काफी होती है तो इसलिए इस पे मतदान होता है। मतदान होने के बाद स्पीकर के सिग्नेचर के बाद ये फिर दूसरे सदन में चला जाता है, राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा में भी उसको उसी चरण में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में उसको गुजरना पड़ता है और वहाँ अगर ये रोजा है या राज्यसभा कोई ऐसा संशोधन कर देती है और लोकसभा उसको नहीं चाहती है या लोकसभा ने राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ और सरकार पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कानून बनना बहुत आवश्यक है। अब हम इस डेडलॉक को खत्म करने के, इस गतिरोध को दूर करने के लिए हमारे संविधान में भी एक प्रावधान है, इसको कहते हैं ज्वाइंट संयुक्त अधिवेशन, राइट। ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ये संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है और इसको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। सामान्यतः ये जो ज्वाइंट होता है ये इसमें ये विधेयक पास हो जाता है क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है और सामान्यतः प्रधानमंत्री बहुमत दल नेता होता है और अभी तक 3 बार ऐसे संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए। पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था जिसमें कि दहेज निषेधक विधेयक था, उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, उसके द्वारा पास हुआ ये। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और तीसरा बुलाया गया था मार्च 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा, जिसमें कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी तीनों ज्वाइंट जिसको संयुक्त अधिवेशन है उन्होंने हिस्सा लिया और जब ये यहाँ से उसके बाद राष्ट्रपति के जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक अधिनियम जाता है, बिल फिर एक्ट बन जाता है। तो ये हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में है। कानून जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और वैसी हमारे संविधान में कानून बनाने के साथ साथ संसद को संविधान
संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है, अधिकार है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यवस्था है कि संविधान में जो प्रोविजंस हैं उनमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। और ये जो अमेंडमेंट 3 विधियों से होता है, तो सिविल मेजोरिटी से होता है, साधारण बहुमत से होता है, जैसे आर्टिकल 3 है, 4 है, कोई नया स्टेट है, या आर्टिकल 106 है, जैसे कि संसद में वेतन भत्ते बढ़ाने हैं, तो साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी के मतलब आधे में एक ज़्यादा, जितने लोग उपस्थित हैं उनके 5+1 साधारण बहुमत के द्वारा इसको पास किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। और दूसरा होता है 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से, जिसको स्पष्ट बहुमत के द्वारा विधेयक को पास किया है, उसको दोनों सदन के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा स्पष्ट बहुमत से जब पास होगा। तीसरा होता है विशेष बहुमत, जिसमें कि लोकसभा में विधेयक गया 2/3 बहुमत, फिर 2/3 बहुमत से राज्यसभा पास है, और फिर राज्य है, और जितने राज्य हैं उसमें से आधे राज्यों के इसको पास करते हैं, और फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये फिर अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पे एक हम देखें, लेकिन जैसे कि वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाने की एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है विधेयक में, वैसे संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाता है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में विधेयक गिर गया तो फिर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, हमारी संसदीय प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है कि कैसे सरकार पे कैसे नियंत्रण रखते हैं, क्या क्या डिवाइस हैं, और कानून कैसे बनता है, संविधान में कैसे संशोधन होता है। भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है ये एक अनूठी प्रक्रिया है, इसकी जो कार्यप्रणाली अनोखी है, और लेकिन बार बार संसद जिस तरह से बाधित करने की प्रवृत्ति, बार बार संसद बाधित हो रही है, इसकी प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है, इससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, और इससे विकास और जनहित के जुड़े जो मामले होते हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो सबसे चिंताजनक बात ये नहीं है, सिर्फ चिंताजनक बात यह है कि आम लोग, विशेषकर युवा है, वो संसदीय व्यवस्था के कामकाज के तरीके से भी और राजनीति से भी वो मुक्त होता जा रहा है, उसको राजनीति से हेट करने लग गया है, घृणा करने लग गया है। तो ये अच्छा नहीं देश के लिए। इसलिए संसद सुचारू रूप से चले, और सुचारू रूप से चलने की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो है सभी सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलाएं। पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है, पीठासीन अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और सरकार की भी जिम्मेदारी है। और इसमें जो सबसे प्रभावकारी जो भूमिका है जिम्मेदारी का, वो है मीडिया। क्योंकि होता यह है कि जो सदस्य बहुत तैयारी के साथ अपना भाषण तैयार करके लाता है, वो संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करता है, भाषा प्रयोग करता है, लेकिन उसकी स्पीच या उसको कहीं भी उसको स्थान नहीं मिलता है। जबकि जो सदस्य असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है या हंगामा कर रहा है, उसको उसका समाचार है वो फिर में छप जाता है। तो ये मीडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि जब से ये लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत हुई है तब से व्यवधान भी बढ़ता जा रहा है, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनीति के से जिस तरह से युवा घृणा कर रहा है या आम जनता राजनीति को बड़ी हे दृष्टि से देखती है। राजनीति एक अनिवार्य गतिविधि है जिसके बिना समाज का अस्तित्व में नहीं रह सकते, और राजनीति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण औजार है, और ये समाज को स्थिरता तथा गतिशीलता दोनों बनाती है। इसलिए राजनीति में युवाओं को, जागरूक लोगों को, संवेदनशील नागरिकों को इसमें भाग लेना चाहिए। तो अगर हमारी संसद में संवेदनशील जागरूक लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी संसदीय व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। धन्यवाद। आपके कुछ सवाल होंगे, क्योंकि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, इसलिए अगर स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए मैं चाहूँगा। और इसमें स्पीकर और अध्यक्ष संसद में ही चुना जाता है क्या? ये किसी ने सवाल पूछा है कि स्पीकर
जो होता है, आज के समय थोड़ी संविधान की जो गरिमा है वो थोड़ी कम हो गई है और स्पीकर और अध्यक्ष भी चुना जाता है। सामान्य तो एक परंपरा सी बन गई है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसका एक स्पीकर चुना जाता है और विपक्ष से डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। एक परंपरा है। बहुत सारी हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो हमारे ट्रेडिशन पे है, हमारी परंपराओं पे है, हमारी मान्यताओं पे है। लेकिन ये जो अध्यक्ष का जो निर्वाचन है संविधान के 93 में 93 में ये संसद सदस्यों के भीतर से ही चुना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय ऊंचाई पर पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद।